नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर अपना यूट्यूब चैनल रैपिडो क्लासेस पर। आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, आज जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अधिगम। और अधिगम मनोविज्ञान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर से अनेकों प्रकार के प्रश्न आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम अधिगम के मीनिंग और उसकी रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे, सीखना या अधिगम होता क्या है। उसके बाद अधिगम के टाइप्स और उसकी विशेषताएं यानी कि अधिगम के प्रकार, और उसके बाद धीरे धीरे हम अधिगम के यानी कि जो लर्निंग के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो एक एक वीडियो करके आपको फिर से मिलेगी। आप जो YouTube पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अधिगम। अधिगम आप जानते हैं, अधिगम को क्या बोलते हैं? सीखना। सीखना दोस्तों, अधिगम और सीखना ये दोनों ही शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो एक है, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम और सीखना दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लर्निंग। लर्निंग यानी कि सीखना है क्या चीज? जब बालक जब पैदा होता है, जब बालक जन्म लेता है, तो ये कहा जाता है कि बालक जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है और तब तक सीखता है जब तक कि उसकी मृत्यु होती है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम है ये आपका क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया है। क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिगम जन्मजात प्रक्रिया है या समाज या वातावरण से अर्जित किया हुआ ज्ञान। तो ये आपको पता होना चाहिए, जन्मजात प्रक्रिया है अधिगम। कोई भी बालक यदि पैदा होता है तो उसके अंदर ऐसी क्षमताएं, ऐसी योग्यताएं और शक्तियां ऐसी पूर्ण रूप से विकसित पहले से ही आती हैं कि बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये है आपका अधिगम का बिल्कुल शुद्ध मीनिंग। या हम ये भी कह सकते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अधिगम जो है, यदि किसी व्यक्ति के, यदि किसी बालक या व्यक्ति के बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। दोस्तों सीखना दोनों प्रकार का होता है। सीखना जैसे आप चाह रहे हैं कि आपके व्यवहार में जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं वैसा वांछित परिवर्तन हो जाए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। आप उन पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलिए जो सीखने से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामान्य अर्थ में सीखना बालक के व्यवहार में परिवर्तन होना है, या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम सीखना कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि बालक अपने पूर्व अनुभवों से या ज्ञान से अपना समायोजन करना सीख लेता है, या अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य अर्थ में सीखना कहते हैं। सामान्य अर्थ में क्या कहते हैं? लर्निंग कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का दिल
यानी कि हर्ट अधिगम को कहा जाता है, अधिगम को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, इसको आप नोट कर लें। ये पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का दिल किसे कहा जाता है, बुद्धि को, अधिगम को, विकास को या व्यक्तित्व को। ये कई पॉइंट्स आते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिगम के बिना बालक का विकास असंभव है। किसी भी बालक का विकास, उसका संपूर्ण विकास इस अधिगम के बिना हम परिकल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम जो है शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। चलिए एक चीज और मैं बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, मनोविज्ञान की डेफिनेशन बता चुका हूं, शिक्षा की डेफिनेशन बता चुका हूं। उन चीज़ों को हम दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन है अधिगम की, तो अधिगम की डेफिनेशन जो है उनको हम देखते हैं कि अधिगम की डेफिनेशन है कौन कौन सी, उनको हम डिफाइन करते हैं। तो ये आप नोट कर लें, इनको मैं मिटा देता हूँ। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अधिगम की डेफिनेशंस दी हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है गेट्स के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा में और आ जाती है आपके सीटेट यूपीटेट के एग्जाम में। अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। दोस्तों मैंने अभी इससे पहले मीनिंग बताया था, उसमें मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, क्योंकि अनुभवों के आधार पे, ज्ञान के आधार पे जो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। ये किसने कहा, गेट्स ने कहा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुभवों के आधार पर व्यवहार में, बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए, गेट्स ने कहा है। दूसरी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो के अनुसार। दोस्तों दूसरी डेफिनेशन क्रो एंड क्रो के अनुसार है, सीखने के अंतर्गत ज्ञान, आदतें एवं व्यवहार को ग्रहण करना। सीखने के अंतर्गत ज्ञान यानी कि ज्ञान को ग्रहण करना, आदतों को ग्रहण करना, व्यवहार को ग्रहण करना, किसी भी व्यवहार को ग्रहण करना शामिल होना बताया है। यानी कि सीखने के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ज्ञान, आदतें, व्यवहार, इन सबको सीखने के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए इसको सीखने की डेफिनेशन किसने कही है, क्रो एंड क्रो ने। तीसरी डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन परिस्थितियों के अर्जन की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। ये दोस्तों डेफिनेशन है वुडवर्थ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों के अर्जन को, नवीन ज्ञान यानी कि आप कोई नया ज्ञान सीख रहे हैं, उसका ग्रहण करना है, उसका सीखना, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना, ये सब क्या कहलाता है, ये इसके अर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है।
नेक्स्ट डेफिनेशन है चैपमैन के अनुसार। चैपमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आ जाती है चैपमैन की, कई बार एग्जाम में देखी है हमने। चैपमैन ने कहा है सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति एवं अभ्यास के फलस्वरूप अनुभूति एवं अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है। ये डेफिनेशन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है कि भाई चैपमैन ने क्या कहा है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति और अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में जो अपेक्षाकृत, यानी कि मैंने बताया था कि जो वांछित अब आप चाहते हैं परिवर्तन करना, वही परिवर्तन हो जाए, उसको कहा है इसने कि यही एक अधिगम की प्रक्रिया है। ऐसे ही आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वॉटसन ने 20वीं सेंचुरी में ये कहा था कि व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। तो उसने एक लाइन कही थी कि आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो उसका मतलब यही था कि बालक के व्यवहार में हम वांछित परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो जन्म से सीखने की शक्तियों को लेकर पैदा होता है, और इन शक्तियों का भरपूर प्रयोग जो बालक करता है उस समाज में या वातावरण में या संस्कृति में रहकर करता है। तो बालक उन क्षमताओं को विकसित कहाँ करता है, वातावरण में। सीखने की प्रक्रिया जो है वो जन्मजात है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, सीखने की प्रक्रिया जन्मजात है, लेकिन जो परिपक्वता है, परिपक्वता समाज से अर्जित किया हुआ ज्ञान है, समाज से अर्जित किया हुआ ज्ञान है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो परिपक्वता है, यानी कि जो अधिगम है, अधिगम तो जन्मजात प्रक्रिया है, लेकिन जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो समाज से अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है, यानी कि वातावरण से अर्जित की जाती है। ये जन्मजात नहीं होती, परिपक्वता जन्मजात नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। ये डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, चलते हैं अधिगम के विशेषताओं की तरफ। इसको मिटा देता हूँ। अधिगम की निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषता पूछ ली जाती हैं, मैं आपको बता दूं। फीचर्स ऑफ लर्निंग, या हम ये कह सकते हैं अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं। तो दोस्तों ये अधिगम की जो विशेषताएं हैं, आपको पता है कि अधिगम क्या है। अधिगम विशेषता, पहली विशेषता तो यही बन जाएगी, यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। पहली विशेषता तो ये बन गई। नंबर 2, यह सौद्देश्य प्रक्रिया है। यह सौद्देश्य, यानी कि अधिगम जो होगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, तो इसलिए ये क्या है, सौद्देश्य प्रक्रिया है। तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। अधिगम जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस है। तीसरा कह सकते हैं, चौथा, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम, ना कि परिणाम। ये दिख रहा है ना, अधिगम एक प्रक्रिया है और ना कि परिणाम। वेरी गुड, दिख रहा है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम, ये भी इसकी एक विशेषता है। अधिगम परिवर्तनशील है। नंबर 5, अधिगम परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील
शील है। नंबर 6, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और इसमें लास्ट बचा है, लास्ट है अधिगम खोज करना है। 7वां है अधिगम खोज करना है। खोज करना है। तो दोस्तों ये 7 फीचर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये सातों के सातों फीचर्स में दोबारा से बता दूं, क्योंकि फीचर्स तो और भी बहुत सारे हैं। फीचर्स कभी एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर से 7 मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इसमें एक आपको मैं चीज बता सकूं कि हाँ ये इसका लिखने का पर्पज मेरा क्या है। क्योंकि ये जो सातों के सातों जो आपके फीचर्स हैं ये किसी मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं। हालांकि ये पूछ लिया जाता है कि अधिगम की 7 विशेषताएं किस मनोवैज्ञानिक ने दी हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये सातों की सातों जो पर विशेषता हैं ये ह्यूम और सिम्पसन इन 2 मनोवैज्ञानिकों ने ये 7 की 7 आपकी विशेषताएं दी हैं। तो ये आपको इसलिए लिखी है ताकि एग्जाम में पूछ ली जाए कि हालांकि 7 ये तो नहीं आती हैं, लेकिन नाम आ जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। तो ह्यूम और सिम्पसन ने 7 की 7 जो ये विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है। तो मैं इनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। यह जन्मजात प्रक्रिया है, मैंने बता दिया, बालक जन्म से लेकर इन्हें पैदा होता है। यह सौद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि इसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम जब होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि अधिगम होगा तो 100% विकास होगा, क्योंकि विकास एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, विकास कभी नहीं रुकता है। लेकिन अधिगम और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अधिगम होगा तो विकास भी होगा, और विकास होगा तो अधिगम भी होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो अभिवृद्धि है वो किसी एक समय पर आकर रुक जाती है। चौथा है अधिगम एक प्रक्रिया है ना कि परिणाम। अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है, ना कि इसका रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम परिवर्तनशील है। अधिगम क्या है? अधिगम जब आपका होगा तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। सार्वभौमिक प्रक्रिया, यह यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब है हमेशा अधिगम होता रहता है। तो अधिगम खोज करना है, यानी कि अधिगम खोज कर रहा है, यानी कि अधिगम को हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है व्यवहार में कुछ ना कुछ नई चीज खोज करता रहता है, तो इसलिए इसे खोज की प्रोसेस भी कहा है। ये 7 आपकी फीचर्स हैं, इनको मैं मिटा देता हूं, आप इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। डिफरेंट टाइप्स दिए हैं मनोवैज्ञानिकों ने, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप इस वीडियो को पूरी देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। पिछली बार एग्जाम में आए वो चीज भी बताऊंगा मैं, कौन कौन सी चीजें आई हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करें, आप लोगों तक भेजें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो मैं आपको बता दूं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार मुख्यतः कई प्रकार हैं अधिगम के। डिफरेंट टाइप से बालक सीखता है, अधिगम करता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने अधिगम के प्रकार दिए हैं। ऐसे ही एक डेविड ऊसवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। कितने? 4 प्रकार बताए हैं। अधिगम के 4 प्रकार किसने बताए? डेविड ऊसवेल ने। क्वेश्चन आता है, ये एक बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में। क्या आया है कि अधिगम के 4 प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? किसने बताए? डेविड ऊसवेल ने। कौन कौन से बताए 4 प्रकार? नंबर 1, अभिग्रहण करके सीखना। दोस्तों, सारी चीजें मैं लिख के बता रहा हूं, आप इनको नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ये आगे आपके भविष्य में काम आएंगे। अभिग्रहण करके सीखना। नंबर 2, रटकर सीखना। तीसरा है अभिग्रहण करके रटकर सीखना। अन्वेषण करके सीखना। अन्वेषण द्वारा सीखना। और चौथा है अन्वेषण द्वारा सीखना, यानी कि चौथा हो जाएगा आपका अर्थपूर्ण सीखना। दोस्तों, चारों के बारे में बता दूं मैं, इसको बोलेंगे इंग्लिश में मीनिंगफुल लर्निंग।
मीनिंगफुल लर्निंग, इसको बोलेंगे अन्वेषण करके सीखना, डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में समझ लें। रटकर लर्निंग, रटकर सीखना यानी कि रोट लर्निंग, रोट लर्निंग। और ये पहला वाला है अभिग्रहण करके सीखना, यानी कि इसको बोलेंगे हम रोट, इसको बोलेंगे रिसेप्शन लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग। अभिग्रहण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम इसको ग्रहण करके सीख रहे हैं किसी चीज को, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहले वाले में अभिग्रहण करके सीखना है, यानी कि बालक को जो भी चीजें दी जाएंगी, बालक को सीखने संबंधी सामग्री, सीखने संबंधी सामग्री, सामग्री या तो लिखकर दी जाती है, लिखकर, या बोलकर दी जाती है, बोलकर, मौखिक। जब बालक को लिखकर या बोलकर कोई सामग्री दी जाएगी तो बालक उसको अभिग्रहण करेगा, इसका रिसेप्शन करेगा और तब उसको सीखेगा। तो इसको बोला गया है अभिग्रहण करके सीखना। दूसरा है रटकर सीखना। रटकर सीखना यानी कि बालक को बिना किसी सोचे समझे, बिना सोचे समझे बिना तर्कपूर्ण करके उसको समझ लेना, उसको रट लेना। मतलब उसको किसी भी चीज को हम बोले कि भाई इसको ऐसे ही समझ लीजिए, उस बच्चा पूछेगा इसका मीनिंग क्या है, नहीं आप ऐसे ही रट लीजिए, ये रटने वाली चीज है, इसको रट लीजिए बिना सोचे समझे। तो रटने वाली चीज क्या है, ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो भूल जाते हैं रटने वाली चीज। तो इसलिए ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रटकर सीखना रोट लर्निंग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बिना सोचे समझे सीखना। तीसरा है अन्वेषण करके सीखना, इसको बोलते हैं खोज करके सीखना, और बोल सकते हैं खोज करके सीखना या डिस्कवरी करके सीखना। यानी कि किसी चीज को मैंने बच्चों से बोल दिया कि जाइए गांधी जी के बारे में लिख के लाइए एक पेज, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने अनुसार, जिस पे फोन होगा फोन से सीखेगा, जिस पे टीवी होगा टीवी में देखेगा, जिसके पास बुक्स होंगी बुक्स में देखेगा, जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे होंगे वो अपने मम्मी पापा से पूछेगा। तो बालक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खोज करके वो लाएंगे गांधी जी के बारे में लिखकर। तो ये क्या है, किसी टॉपिक को दे देना और बच्चे उसके बारे में लिख कर लाएं या खोज करके लाएं, उसको बोलते हैं खोज करके सीखना। लास्ट है अर्थपूर्ण करके सीखना, मीनिंगफुल। किसी भी चीज का हम अर्थ करके बताएं, जैसे कि मैं हर चीज का एक एक मीनिंग उसको डिफाइन करता हूं, इसको बोलते हैं अर्थपूर्ण करके सीखना। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के डेविड वुसवेल ने सीखना बताए हैं। ये 4 प्रकार के कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट कर लेना, मैं इनको मिटा देता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं एक मनोवैज्ञानिक और हैं जिन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं। एक मनोवैज्ञानिक और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के और प्रकार बताए हैं 8। उनका मैं नाम लिख रहा हूं। अधिगम के प्रकार। देखिए एक पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक आप जानते हैं, ये एग्जाम में आई है 2018 या 19 के एग्जाम में आई थी। ये पुस्तक क्या आई थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नाम गेने आया था, गेने, या कहीं कहीं इसको गेगनी भी लिखा जाता है, गेगनी। याद आ गया होगा कि गेने या गेगनी महोदय की पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में गेने ने 8 प्रकार का सीखना बताया है। और क्या बताया है मैं आपको बता दूं। नंबर एक सांकेतिक द्वारा सीखना, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंबॉलिक लर्निंग। नंबर दो उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। नंबर तीन बोलेंगे हम सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। नंबर 4 शब्द
साहचर्य द्वारा सीखना। नंबर 5 है विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण द्वारा सीखना। नंबर 6 संप्रत्यय द्वारा सीखना। संप्रत्यय द्वारा सीखना। नंबर 7 है नियमीकरण द्वारा सीखना। नियमीकरण द्वारा सीखना। नंबर लास्ट है समस्या समाधान द्वारा सीखना। समस्या समाधान द्वारा सीखना। ये आपके 8 प्रकार के सीखना बताए हैं। किसने बताए हैं? गेने महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 आधार बताए सीखने के। वो आधार कौन कौन से हैं मैं आपको इनको डिफाइन कर देता हूं। पहला है सिंबॉलिक लर्निंग, सांकेतिक द्वारा सीखना। संकेतों के द्वारा, यानी कि बच्चे के सामने संकेत प्रस्तुत किए जाते हैं और बच्चे उन संकेतों के माध्यम से सीखते हैं, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक लर्निंग। नंबर 2 उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग यानी कि बच्चे के सामने कोई ना कोई एक उद्दीपक दिया जाता है, कोई ना कोई एक स्टिमुलस दिया जाता है जिसके बारे में बच्चे अनुक्रिया करते हैं। उस अनुक्रिया के द्वारा बालक जब सीखता है तो उस लर्निंग को, उस सीखने को बोला जाता है उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा सीखना। तीसरा है सरल श्रृंखला द्वारा सीखना। बच्चे के सामने श्रृंखला दी जाती है, यानी कि आप समझ सकते हैं सीरीज दी जाती है। सीरीज लर्निंग कहते हैं इसको। सीरीज लर्निंग का मतलब है कि आपने बच्चे के सामने कोई एक सीरीज दे दी और बोल दिया कि बताइए इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म्स कौन सा होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे बताओ क्या होगा। तो ये क्या है, बालक एक सीरीज, बालक के माइंड में एक परसेप्शन जाएगा कि कहीं ना कहीं एक गिनती है। अगर मैंने बोला ABCD तो मैंने बच्चे को बीच में एक लाइन छोड़ दी, बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया, तो बच्चा समझेगा ABC डैश लगा हुआ, इसका मतलब अगला पॉइंट आएगा, सीरीज बननी है D, ABCD ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो ये इसको बोलते हैं हम सीरीज द्वारा सीखना। नंबर 4 शब्द साहचर्य द्वारा सीखना, यानी कि वर्ड एसोसिएशन लर्निंग। इसको क्या कहेंगे? वर्ड एसोसिएशन लर्निंग का मतलब है कि छोटे छोटे शब्दों से मिलकर, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, यानी कि एक एक लेटर से सिखाया जाता है। धीरे धीरे बच्चों को फिर शब्द निर्माण, शब्द साहचर्य शब्दों का, यानी कि उन लेटर्स का एक क्रमबद्ध तरीका बताया जाता है। जैले जल, कैले कल, पैरे पर, यानी कि शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है। वर्ड एसोसिएशन लर्निंग इसी को कहा जाता है। नंबर 5 विभेदीकरण करके सीखना। आपने देखा होगा बच्चे के सामने 2 एक सी चीजें रख दी जाती है। स्टार्टिंग में जब बच्चे को दिखाया जाता है कि ये काव है, ये भैंस है, ये बकरी है, लेकिन बच्चा क्या समझता है, 4 पैर वाले, वो ये माइंड में सोच लेता है कि 4 पैर वाला जो है वो क्या है, काव है। काव ज्यादा पढ़ाई जाती है आपके किताबों में, घर पे भी, तो काव के बारे में ज्यादा डिस्कस किया जाता है, तो बच्चा उसको काव समझ लेता है, या कई बार उसे डॉग समझ लेता है। तो उसके सामने कोई भी 4 पैर वाला आएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको बच्चा कहेगा ये डॉग है या कुत्ता है। लेकिन वास्तव में विभेदीकरण का मतलब है कि उसको उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताना कि इसके सींग होते हैं, इसके पूंछ होती है, इसके ये होता है। तो इस तरीके का जो विभेदीकरण से करके बताते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करके बताते हैं, बच्चे के सामने उन संप्रत्ययों को रखते हैं, तो वो कहलाता है विभेदीकरण करके सीखना। नेक्स्ट है संप्रत्यय द्वारा सीखना, कंसेप्ट द्वारा सीखना, कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब क्या है? कंसेप्ट लर्निंग का मतलब है कोई संप्रत्यय, कोई कंसेप्ट बच्चे के सामने दिया जाता है और बच्चा उस पर अपनी अनुक्रिया देता है और बच्चा उससे सीखता है। तो ये इसको बोलते हैं कंसेप्ट द्वारा सीखना। यानी कि कंसेप्ट का मतलब है, मैंने अभी इससे पहले वाले टाइप में बताया था कि बच्चे के सामने कोई ऐसी कंसेप्ट रख दीजिए जिससे कि बालक खुद खोज करके सीखे, इसको बोलेंगे संप्रत्यय द्वारा सीखना। नियमीकरण द्वारा सीखना, लॉफुल लर्निंग। लॉफुल लर्निंग का मतलब है कि बच्चा जब सीखता है कोई ना कोई नियम, कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस उसमें फॉलो करता है। तो जिस लर्निंग में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं उस लर्निंग को कहा जाता है नियमीकरण द्वारा सीखना। जैसे आप मैथ में चले जाते हैं तो मैथ में बहुत सारे a+b के फॉर्मूले हैं, a-b के फॉर्मूले हैं।
तो इन नियमों के द्वारा जो लर्निंग होती है उसको कहा जाता है नियमीकरण द्वारा सीखना। लास्ट है इसका 8वां, समस्या समाधान द्वारा सीखना। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चे के सामने कोई समस्या आई और समस्या का टीचर ने समाधान ना करके उस समस्या का समाधान करने का एक रास्ता बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दिया कि आप इस तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, उस समस्या का समाधान स्वयं से खोजेगा। तो समस्या समाधान का मतलब होता है कि बच्चे के सामने कोई समस्या रख देना और ऐसी समस्या कि जो बच्चे को पहले हमने कभी उसको पढ़ाई हो उसके आधार पर तो बच्चा उस पूर्व ज्ञान का उस समस्या से संबंधित करके उसका सॉल्यूशन निकाल देता है। इसको बोलते हैं समस्या समाधान द्वारा सीखना। तो दोस्तों ये लर्निंग का पहला पॉइंट था, पहला आपका वीडियो थी लर्निंग की। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सबको समझ में आई होगी। बहुत डीपली मैंने इसमें इसको समझाया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भेजें और ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैले और लोगों को पता लगे कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मनोविज्ञान आपके इस YouTube चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के सिद्धांत हम इसमें अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।